नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। और महाराष्ट्र में वसूली कांड को लेकर जिस तरीके से सचिन वाजे ने बड़ा खुलासा करते हुए साफ ये कहा है कि उसका सस्पेंशन रोकने के लिए अनिल देशमुख ने 2 करोड़ रुपए की मांग की थी ताकि वो शरद पवार को मना सके। और इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी, जिनसे हम सीधे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार महाराष्ट्र में ये चल क्या रहा है। सर बहुत स्वागत है आपका। तो सर, जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम अभी तक लंबे समय से चल रहा था, लेकिन आज सचिन वाजे ने जो बड़ा खुलासा किया जिसमें साफ तौर पर शरद पवार को 2 करोड़ रुपए देकर मनाने की जो बात सामने आ रही है, सर इस पर आप क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत बड़ा आरोप लगा है और शरद पवार एक एनसीपी प्रमुख हैं और उनको कोई भीषम पितामह कह रहा था, कोई क्या कह रहा था, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है इससे तो ये लग रहा है कि शरद पवार बेशक वहां किसी पद पर नहीं है, सरकार में मंत्री नहीं है, लेकिन वो बाहर बैठे हुए भी पैसे की कमाई कर रहे थे और जो उनके कोटे से मंत्री बने हुए हैं वो उनके लिए उगाही का खेल कर रहे थे। अनिल देशमुख जिस तरह से गृह मंत्रालय चला रहे थे और 100 करोड़ रुपए जो उगाही का मैटर आया है, इसमें से भी जरूर शरद पवार को हिस्सा जाता होगा। इस बात से ये सिद्ध होता है, क्योंकि अगर 2 करोड़ लिए जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी वो शरद पवार तो मना कर रहे थे, वो मान नहीं रहे थे, वो कहते हैं बीच में भी सस्पेंड करने के लिए कह रहे थे, मतलब हटाओ इसको, उसके बावजूद वो मान गए। तो कोई व्यक्ति अगर मना कर रहा है और वो मान रहा है तो जरूर 2 करोड़ रुपए लिए गए हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि जो अनिल देशमुख हैं, गृह मंत्री थे, उन्होंने वो 2 करोड़ के 2 करोड़ दिए शरद पवार को या 50-50 दिए या क्या परसेंटेज दी। दूसरा, यहां जो 100 करोड़ इकट्ठे हुए उसमें भी अब अनिल देशमुख बताएं कि शरद पवार को कितने दिए। ये पता लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेला अनिल देशमुख ने ही 100 करोड़ खा लिए हों, ऐसा हो नहीं सकता। वाकई तो इस तरीके से सर इस पूरे मामले को लेकर जो बड़े बड़े नाम सामने आए, फिर चाहे वो अजित पवार का नाम हो, चाहे वो अनिल परब का नाम है, और अब जिस तरीके से अनिल देशमुख का नाम भी साफ तौर पर सामने आ चुका है, तो सर अब क्या समझा जाए उद्धव ठाकरे जो इस पूरे मामले को लेकर महत्वपूर्ण कड़ी अब तक माने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक तमाम मंत्री इस पूरे मामले को साधारण बता रहे थे, लेकिन अब जो अहम खुलासे हुए हैं, क्या लगता है उद्धव ठाकरे भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में संलिप्त हैं और बहुत जल्द उनके नाम पर ही बड़ा खुलासा होने वाला है? बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि आप देखिए कि अभी तक हम सोच रहे थे कि मामला गृह मंत्रालय तक जुड़ा हुआ है, सचिन वजह तक जुड़ा हुआ है, एक आदमी को नौकरी पे रख लिया। संजय राउत कह रहे थे मैं तो इसके लिए राजी नहीं था, यानी वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि एक गलत आदमी था जिसके बारे में डाउट था, उसी ने ये घपला कर दिया, उसी ने 100 करोड़ रुपए उगा दिए। लेकिन अब जो लिस्ट सामने आई है, बाकायदा सचिन वजह ने एनआईए की कोर्ट में लिख कर दिया है कि जी मैंने तो ये जो पैसे इकट्ठे किए ये मंत्रियों ने करवाए, और एक मंत्री ने नहीं। तो 2 नाम और सामने आ गए हैं कि अजीत पवार डिप्टी सीएम हैं, वो भी एनसीपी के कोटे से हैं, और दूसरा नाम उन्होंने लिया है जो अनिल परब हैं, ये भी मंत्री हैं। तो यानी सरकार के 3-3 मंत्रियों को एक सरकारी आदमी, पुलिस का कर्मी, वो पैसे उगा कर दे रहा है, और वो भी 100 करोड़ यानी 300 करोड़ रुपया। उन्होंने लिखा कि ये 2 करोड़ तो नौकरी पे आने के हैं, वो कहते हैं 100 करोड़ मैंने दिए अजीत पवार को, उन्होंने कहा अवैध गुटखा बेचने वाले और बनाने वालों से उगाओ, यानी 100 करोड़ अजीत पवार को दिए। फिर वो कहते हैं अनिल परब को मैंने दिए 150 करोड़, बोलते हैं 50 करोड़ तो एसबीयूटी, जो एक केस चल रहा था एसबीयूटी का, आपको बताऊं, सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट, ये एक ट्रस्ट थी और भिंडी बाजार वहां का एक फेमस बाजार है। तो इसमें जो है 31 अगस्त 2017 में बरसात के दिनों में ये बिल्डिंग गिर गई थी, तो ट्रस्ट के ऊपर केस दर्ज हुआ था, क्योंकि इस ट्रस्ट को जिम्मेदारी थी कि इन लोगों को यहां से कहीं और शिफ्ट करे, और उसके लिए गवर्नमेंट ने बाकायदा इनको जगह अलॉट कराई थी और इनको ये जिम्मेदारी दी थी, जिसमें एक विधायक भी, वहां का स्थानीय विधायक, वो ट्रस्ट का मेंबर था। लेकिन जब वो बिल्डिंग गिरी तो ट्रस्ट के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, और अब ये जो मंत्री हैं, ये अनिल परब मंत्री, ये कह रहे हैं कि उस केस को तुम बंद कर दो, मुंबई पुलिस में जो केस चल रहा है, तो 50 करोड़ तो वो ट्रस्ट ही दे देगी। अब क्यों दे देगी? क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए की वो जमीन है, लगभग 16.5 एकड़ जमीन है वो, जिसका सारा मामला वो जिसको खत्म करने के लिए कहा गया। तो आप समझिए, एक मंत्री 100 करोड़ गुटखा व्यापारियों से लाने को कहता है जो डिप्टी सीएम है, एक जो अनिल परब है
वो कहते हैं 150 करोड़ मुझे लाओ, 50 करोड़ तो एक केस क्लोज करने में मिल जाएंगे, और जो 100 करोड़ मिलेंगे ये आपको बीएमसी के ठेकेदारों से लाने हैं। 50 ठेकेदार ऐसे लिस्ट बनाओ जिनसे आपको 2-2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। वाकई अब आप समझिए कि बीएमसी में किस तरह से शिवसेना काम कर रही है कि अगर वहां के ठेकेदार 2 करोड़ रुपया देंगे और वो हर महीने उन्हें देना होगा, तो 2 करोड़ का जो टेंडर नोटिस कहीं होगा उनको 5-7-10 करोड़ का कोई ऑर्डर होगा, वो उसमें 2 करोड़ तो दे देंगे सचिन वजह को, वो दे देगा मंत्री जी को, तो फिर लगाएगा क्या? और इसीलिए हम देख रहे हैं कि मुंबई के अंदर जो बीएमसी है उसके द्वारा घपले घोटाले इतने करे जाते हैं कि वो हर बरसात में वहां जाम लगता है, पानी भरता है, क्योंकि काम कुछ करते ही नहीं। तो पैसा मिलकर बांटा जा रहा है, ठेकेदारों से वसूली हो रही है, और वो वसूली एक मंत्री ले रहा है, अनिल परब। फिर वो कहते हैं कि ये जो है 60 करोड़ बाहर से इकट्ठे करो। अब ये 60 करोड़ बाहर से कैसे इकट्ठे होंगे? तो बोलते हैं 1650 बार हैं मुंबई के अंदर, कि इन बार से ले आओ। अब बार से पैसा कैसे आता है? जो बार हैं उनकी एक टाइमिंग है, उनकी एक गाइडलाइन है, और कोरोना के काल में तो एक गाइडलाइन थी कि कोई बार खुलेगी ही नहीं, सीधी सीधी गाइडलाइन थी कि बार नहीं खुलेंगी, लेकिन अवैध रूप से वो बार चली। उन अवैध रूप से बार चलने में डांस भी हुए, लोगों ने बैठकर बियर भी पी, जबकि किसी भी गैदरिंग में 50 से ज्यादा शादी के अंदर अनुमति नहीं थी लोगों को इकट्ठा होने की। शादियां नहीं हुई महाराष्ट्र के अंदर बहुत लोगों की, कई अलग राज्यों में आकर लोगों ने शादियां की। शादी जैसा पवित्र जो कार्यक्रम है उस पे सरकार ने रोक लगाई, लेकिन जहां शराबी इकट्ठे होते हैं, जहां अवैध धंधे होते हैं, जहां नशे का कारोबार होता है, वो बार खुली रही। अब खुलासा हो रहा है कि वो बार कैसे खुली रही, वहां पैसे उगाही होती थी, सचिन वजह जैसे अफसर वहां से पैसे लाते थे, और वो पैसा गृह मंत्री ले रहा था, और वो गृह मंत्री शरद पवार को दे रहा था, या वो गृह मंत्री मुख्यमंत्री को दे रहा था। अब ये खुलासा होना बाकी है, लेकिन इतना सचिन वजह के लेटर से तय कि करोड़ों रुपए की उगाही एक आदमी कर रहा था, वाकई, और वो मंत्रियों को दे रहा। जी सर, बिल्कुल। जिस तरीके से भारी उगाही का कारोबार जो महाराष्ट्र में लंबे समय से चल रहा था, क्या लगता है ये संभव है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसकी कोई जानकारी ना हो? और अगर जानकारी है तो आखिर क्यों उद्धव ठाकरे लगातार झूठ बोलते आ रहे थे, वो लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे कि वो उनकी पुलिस कोई लादेन नहीं है? अब उनकी क्या जवाबदेही होगी? अब उनका क्या स्टैंड होगा? क्या वो इस्तीफा देंगे? क्या स्टैंड उनका अब इस पूरे मामले पर होगा? सर देखिए, कोरोना के केस सबसे ज्यादा कहां हैं? तो महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में केस बढ़ रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे जी बयान क्या दे रहे हैं? बड़ी चालाकी से अपने ऊपर जिम्मेदारी ना आ जाए, वो कह रहे हैं हमें कोरोना वैक्सीन कम मिली है। अरे भैया, वैक्सीन बचाव के लिए है, कोरोना फैला कैसे पहले इसका उत्तर दो। तो फैला कैसे वो तो अब पता लग रहा है कि कोरोना के काल में जब लॉकडाउन लगा था, जब गाइडलाइन जारी थी कि 50 आदमी की गैदरिंग शादी में ऊपर उससे नहीं हो सकती, तब तुमने बार खोल के रखी थी। जब गुटखा बंद था, थूकने को मनाही थी, और उस पर हजारों रुपए का चालान था कि 2000 रुपए चालान काटिए अगर कोई गुटखा बेचता है, खाता है या थूकता है। वहां गुटखा बिक भी रहा था, लोग खा भी रहे थे, थूक भी रहे थे, और इस तरह से जो घपले घोटाले हो रहे थे, वो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि जो गाइडलाइन है उनको लोग फॉलो करें। लेकिन वहां गाइडलाइन किसको ध्यान रखनी है? वहां तो नोट लाइन चलनी है, तो नोट इकट्ठे होकर जा रहे थे। और यदि उद्धव ठाकरे जी ये कहते हैं कि साहब मैंने पैसे नहीं लिए, तो फिर वो इसका मतलब या तो हमें उल्लू बना रहे हैं कि हमें मूर्ख समझते हैं वो, या फिर वो खुद ऐसे बन रहे हैं कि वो खुद मूर्ख बन रहे हैं कि उनके मातहत काम करने वाले तो पैसे इकट्ठे कर रहे थे, उनको नहीं पता था। साहब, अरे भैया, नहीं पता था तो आप मुख्यमंत्री काहे के लिए हो? आपका मंत्रालय, नीचे जो बैठे हैं मंत्री, वो उगाही कर रहे हैं। आपके मातहत काम करने वाला एक सिपाही लेवल का आदमी वो पैसे इकट्ठे कर रहा है, और वो भी करोड़ों में, और वो बार चलवा रहा है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि मुख्यमंत्री को मुंबई की बारों का पता ना हो, मुंबई में गुटखे का ना पता हो, क्योंकि शिवसेना के कार्यकर्ता, शिवसेना की जो कार्यशैली है, वो तो कहते हैं हमारा तो गली मोहल्ले में आदमी बैठा है, जाके पीटने के लिए तो वो गली में घुस जाते हैं, पता लगा लेते हैं 2 सेकंड के अंदर ट्वीट किसने किया। तो क्या उनके शिव सैनिकों ने उद्धव ठाकरे को नहीं बताया होगा कि जी गुटखे भी बिक रहे हैं, उनसे उगाही भी हो रही है, बार खुले हुए हैं, सब पता था। ये अब सब बहाना बना रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी की पूरी जिम्मेदारी है, पूरी सरकार की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है।
आपको बताएं, सरकार में कहीं भी कुछ हो जाए, कहीं बीजेपी की सरकार हो किसी राज्य में और वहां कोई घटना हो जाए, तो ये वही लोग हैं शिवसेना वाले जो कहते हैं प्रधानमंत्री जी जवाब दें। प्रधानमंत्री जी से जवाब मांगते हो तुम राज्यों के मैटर पे, और ये तो महाराष्ट्र का मामला है, तो उद्धव ठाकरे जी जवाब दें। कोरोना का काम बढ़ रहा है, अब आप बहाना बना रहे हो वैक्सीन कम मिली है, अब आप उसमें लॉकडाउन लगा रहे हो, कभी रात का कर्फ्यू लगा रहे हो। और इनको इसी बात को लेकर आपको बताऊं, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने फटकार लगाई है कि दिल्ली और महाराष्ट्र दो राज्य ऐसे हैं कि जो गाइडलाइन दी गई हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन बहानेबाजी कर रहे हैं केंद्र के पाले में ये कमी बताकर और पल्ला झाड़ लें। तो जनता ठगा महसूस कर रही है, और आज कोरोना का ये हाल हो गया है कि मुंबई में दोबारा से पूरे महाराष्ट्र में इनको लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, वाकई अगर हम यहाँ पर शरद पवार की भूमिका की बात करें, तो जिस तरीके से पिछले उनके बयान अगर हम देखें तो लगातार वो अनिल देशमुख का बचाव करते आ रहे थे और वो कहते कि इस बात पर कोई पुष्टि नहीं है। तो सर अब सब कुछ पुष्टि आपके सामने पुख्ता तौर पर सचिन वाजे ने जो लेटर बम फोड़ा है उसमें साफ तौर पर सबके नाम सामने आए हैं, तो अब इस पर शरद पवार क्या सफाई देंगे? देखिए, सचिन वजय ने चिट्ठी लिखी और जो पूर्व कमिश्नर थे परमवीर, उन्होंने लिखी, और सचिन वजय ने बकायदा एनआईए कोर्ट को लिखित में दिया है। तो यदि इस मामले में कुछ दम होगा तो इनके पास संपत्तियां मिलेंगी। तो मैं तो कह रहा हूं कि उद्धव ठाकरे को खुलकर आना चाहिए और शरद पवार भी आगे आए और वो ये कहें कि ये पूरा केस सीबीआई को हैंडओवर किया जाए, वो जांच करे, इसमें ईडी और हमारी संपत्तियों की जांच कर ले। लेकिन आप देखना, इसमें यह बयान कोई नेता नहीं देगा कि हमारी जांच सीबीआई से कराओ, हमारी जांच ईडी से कराओ, क्योंकि इन्होंने पैसा कमाया हुआ है, इन्होंने अवैध संपत्तियां अगर अर्जित की हुई हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति अपनी जांच ईडी से कराने के लिए तैयार नहीं होगा। आप और हम यहां बैठे हैं स्टूडियो में, हमसे कोई कहे भैया तुम्हारी जांच करनी है, कोई आरोप लगा रहा है, भैया शौक से कर ले, 10-20 हजार रुपए अकाउंट में पड़े होंगे, तो क्या ईडी हमारा बिगाड़ लेगी अगर हम ईमानदार व्यक्ति हैं? और जो बेईमान होंगे, बेईमानी का पैसा होगा, उन्हें तो डर लगेगा। तो सरकार जो मौन है, उद्धव ठाकरे जो मौन है, शरद पवार जो मौन है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं देशमुख को बताने के लिए कि बेकार है जी, आरोप ठीक नहीं है और ये परमवीर का गलत आरोप है, लेकिन अब अपने ऊपर आरोप लगा है तो क्या वो ये कहेंगे कि मैं ईडी के सामने जाने को तैयार हूं, मैं सीबीआई जांच के लिए तैयार हूं? आप देखना, नहीं कहेंगे, वो पूरी ड्रामेबाजी करेंगे, नाटकबाजी करेंगे, और अगर आरोप की जांच होने लगी तो वो कहेंगे कि केंद्र सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। ये नपा तुला एक उनका भाषण है सबका, विपक्षियों का, इसका वो इस्तेमाल करते हैं जब और कोई बस नहीं चलता। जी वाकई बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ पवन त्यागी जी, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई को इस पर जांच करनी चाहिए, ईडी की इस पर जांच होनी चाहिए, ताकि जिस तरीके से जो संपत्तियां हैं इन तमाम नेताओं की, उसकी असलियत सबके सामने खुलकर सामने आए। हालांकि अब फिलहाल देखने वाली बात इसके बीच में ये होगी कि अब उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं और क्या कुछ एक्शन अब महाराष्ट्र की सरकार में, महाराष्ट्र की गतिविधियों में अब आगे सामने आता है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।